समेत कुछ देशों में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलर्ट पर केंद्र सरकार। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। पॉजिटिव रिपोर्ट या बुखार जैसे लक्षण मिलने पर किया जाएगा क्वारंटीन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दिल्ली और मुंबई में सीवेज के नमूनों में वायरस RNA मिलने के बाद बरती जा रही है पूरी एहतियात। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन प्लांट के मोर्चे पर सभी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने का भी दिया निर्देश, ताकि कोविड-19 के प्रबंधन की तैयारी का हो सके आकलन। राज्य भी कर रहे हैं अपने स्तर पर तैयारी। दिल्ली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कोरोना के खतरे के बावजूद राहुल के लिए देश हित नहीं, परिवार हित पहले। रविशंकर प्रसाद ने सामरिक सुरक्षा पर राहुल की समझ पर उठाया सवाल। कहा, धर्म के आधार पर विद्वेष फैलाना बंद करें। सेना के शौर्य को कमजोर करने में उन्हें अंदर से आता है आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को किया संबोधित। कहा, हमारे गुरुकुल सदियों से रहे हैं समता, समानता और सेवा भाव की वाटिका। खोज और शोध को बताया भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा। कहा, देश में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार में हो रहा है अभूतपूर्व काम। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट का बड़ा आदेश। हिंदू सेना की याचिका पर ईदगाह का अमीन सर्वे कराने का आदेश। 2 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत। क्रिसमस से पहले बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका। करीब 20 करोड़ लोग हुए तूफान से प्रभावित। तूफान में अब तक कम से कम 19 लोगों की गई जान। बिजली आपूर्ति ठप होने से अंधेरे में डूबे हजारों घर। कई हजार उड़ानों को किया गया रद्द। कई शहरों में 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा पारा। रोमांचक दौर में पहुंचा मीरपुर टेस्ट। 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 45 रन पर खोए 4 विकेट। शुभमन गिल, KL राहुल, पुजारा और कोहली जैसे दिग्गज लौटे पवेलियन। टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए अब भी 100 रन की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत में कोरोना फिर से न कहर बरपा पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्यों को भी पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अब कई देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों की एयरपोर्ट पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने और ऑक्सीजन प्लांट सही रखने की सलाह दी है। साथ ही 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल में शामिल होकर अपनी तैयारियों को परखने की भी सलाह दी है। चीन समेत कुछ देशों में बढ़ते कोरोना केस के बाद भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इसके चलते जहां पीएम मोदी ने बीते दिनों समीक्षा बैठक की थी, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी तमाम राज्यों के साथ समन्वय करके कोरोना महामारी के खिलाफ हर संभव तैयारी को समय से पूरा करने का काम कर रहे हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन प्लांट के मोर्चे पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तैयारियों को समय पर पूरा कर लेने की भी सलाह दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में कोविड महामारी न फैले, इसके लिए सावधानी पूर्वक काम किया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में एयर और सीवेज के नमूनों में वायरस RNA मिला है। इसके बाद देश में पूरी एहतियात बरती जा रही है। देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में RNA मिला है। उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं
हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य हो गया है। जिन यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या उनमें बुखार जैसे लक्षण मिलेंगे, उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से अनिवार्य रैंडम कोविड टेस्ट शुरू कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों का रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है। हर उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा। रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेशन में रहना होगा। केंद्र सरकार के सतर्कता भरे कदमों के बाद तमाम राज्यों ने भी कोरोना के संभावित खतरे को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक जनपद में अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारियों के माध्यम से अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगा करके जाएं और जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको मेंटेन करें, उनको तैयार करें, दवाइयाँ के अंजाम रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी जाँच करने के बाद ही सार्वजनिक स्थल पर जाने की सुझाव दिए हैं। इसके अलावा यदि पॉजिटिव मरीज है तो जीनोम टेस्टिंग भी हम करा रहे हैं। कोविड की परिस्थिति महाराष्ट्र में अभी कोविड महाराष्ट्र से आउट हो गया है क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में 132 पेशेंट्स है पूरा महाराष्ट्र में, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। We have to be in alert, we have to be in preparedness. There is no technical proof yet that we will be anticipating a surge. But in case of any eventuality, action of central government is that we will be preparing ourselves, we will be speeding up our surveillance. इस बीच देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। अब तक वैक्सीन के कुल 220 करोड़ 4 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 95 करोड़ 12 लाख दूसरी डोज और 22 करोड़ 36 लाख बूस्टर डोज भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 183 लोगों ने संक्रमण को मात देने में भी सफलता हासिल की है। जहां एक ओर सरकार कोरोना के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, तो वहीं देश की जनता को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी और बचाव के सभी तरीके अपनाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चीन में इन दिनों कोरोना महामारी का जो असर दिख रहा है उससे पूरी दुनिया सहम गई है। चीन में लाखों नए मरीजों की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चीन ही नहीं, कई दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की नई लहर के बीच चीन के अस्पतालों में अतिरिक्त मरीजों को संभालने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पूर्वी चीन के शंघाई में फुदान विश्वविद्यालय से संबंध शंघाई पुडोंग अस्पताल में आपातकालीन रोगियों की संख्या इस सप्ताह सामान्य से दोगुनी हो गई है। उधर मध्य चीन के हुबोई प्रांत में दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं के कम पड़ जाने की वजह से 192 टॉप टियर अस्पतालों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। कोविड मामलों की भारी वृद्धि झेल रहे बीजिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल ने गंभीर श्वसन मामलों के लिए एक नया वार्ड स्थापित किया है। नए व्यापक आईसीयू वार्ड शहर में कोविड के मामलों में भारी वृद्धि को देखते हुए जरूरी हो गए थे। इस महीने बीजिंग में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल आया है। हमने अस्थायी आईसीयू के लिए कुछ जगह बनाने के लिए मूल रूप से कुछ पुराने रोग वार्डों का अस्थायी रूप से विलय कर दिया है ताकि आपातकालीन कक्ष से रोगियों को समायोजित किया जा सके। रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य चीन के हुनान प्रांत में एक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में चिकित्सा कर्मी शिफ्टों में काम करने को मजबूर हैं ताकि मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
बहुत से लोग इन हालात के लिए चीन सरकार द्वारा जीरो कोविड नीति के अचानक ढील को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग का मानना है कि चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत सम्मान है और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग इन हालात के लिए चीन सरकार द्वारा जीरो कोविड नीति में अचानक ढील को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि बाकी कई अन्य लोगों का मानना है कि चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत असमान है और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ आने वाले कुछ बुजुर्ग मरीज आमतौर पर बहुत जरूरी और गंभीर स्थिति में होते हैं, इसलिए हम उपचार प्रक्रिया के दौरान काफ़ी दबाव में होते हैं। आमतौर पर हम मरीजों को बहुत सारी सकारात्मक जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं कि उचित इलाज के बाद उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि वे सकारात्मक मानसिकता के साथ बीमारी से लड़ें। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि सरकार का ध्यान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर है। चीन के पड़ोसी देशों में भी कोविड के मामले बढ़े हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार वहां संक्रमण के 66,211 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 66 विदेशों से आए मामले हैं। रोग नियंत्रण के विभाग का हवाला देते हुए दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी ने बताया कि नए कोरोना वायरस से संबंधित मौतें 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि जापान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को देश भर में कोरोना वायरस के 1,77,622 नए मामलों की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि जापान में 339 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी टोक्यो में 24 मौतों की सूचना दी है। कोविड-19 संक्रमण की नई लहर ने थाईलैंड में सरकार को सतर्क कर दिया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस काम में किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस से एक दिन पहले आज नई दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का दौरा किया। क्रिसमस पर राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारण चर्च आने वालों को असुविधा न हो, इसके लिए वो एक दिन पहले चर्च आईं। चर्च के पादरी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति ने चर्च में मोमबत्ती जलाई और मानवता की प्रगति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति ने बच्चों को उपहार दिए और उनके साथ फोटो भी खिंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान की स्थापना वर्ष 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, श्री धर्मदास जीवन जी महाराज द्वारा राजकोट में की गई थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गुरुकुल सदियों से समता और समानता और सेवा भाव की वाटिका रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे और खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने मेहसाणा स्थित श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर के नए परिसर का शिलान्यास किया। गृह मंत्री भूमि पूजन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। मंदिर प्रबंधन ने गृह मंत्री को तलवार भेंट कर उनका भव्य अभिवादन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेहसाणा के बीजापुर में सेठ जीसी हाई स्कूल के 95 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब और सौर प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अमित शाह ने स्कूल छात्रों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रदर्शनियों का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कर 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश जारी किया। सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा और रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। यह सर्वे उसी तर्ज पर है जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानव्यापी के मामले में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निश्चित आज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा और अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीज़ों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई निर्माण या किसी चीज़ की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये 8 तारीख को ही आदेश दे दिया है, जिसकी जानकारी हमें आज न्यूज चैनल के माध्यम से हुई है। सर्वप्रथम जैसा मैंने कहा कि हम पर कोई नोटिस नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट ने पता नहीं किस आधार पर ये उसमें आदेश कर दिया कि उभय पक्षों की उपस्थिति में, उभय पक्ष तो तब उपस्थित होंगे जब माननीय न्यायालय से हमारे पास भी नोटिस और संबंध सर्व कर दिए जाए। दरअसल हिंदू सेना ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थली की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह, मंदिर होने के प्रतीक के साथ साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। इनका दावा है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है। विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से सत्य सामने आएगा और न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गौरतलब है कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना गया है। दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफल मेट्रो परिचालन के 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी और डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने किया। ये प्रदर्शनी पिछले 20 वर्षों में दिल्ली मेट्रो के विकास की झलक पेश करती है। इस दौरान भारत में जापान के राजदूत ने हिंदी में भाषण देकर बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने मेट्रो को कैसे पूरा किया गया उसके बारे में विस्तार से बताया। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली की पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज उसी मेट्रो को सजाकर विशेष रूप से परिचालित किया गया। आज मेट्रो के लिए और दिल्ली वालों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज दिल्ली मेट्रो ने 20 साल का अपना सर्विस जो करी है दिल्ली की जनता को, आज 20 साल हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है और यहाँ जो इस समय
एग्जीबिशन लगा है, इसमें हिस्ट्री पूरी 20 साल की रिफ्लेक्ट करी है फोटोग्राफ्स के जरिए। ये एक परमानेंट एग्जीबिशन रहेगा जिसको कि जनता हमारी कभी भी आके देख सकती है इस मेट्रो के अंदर। दिल्ली मेट्रो की 20वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ तक दिल्ली मेट्रो से ही आया हूँ। दिल्ली मेट्रो बहुत ही आरामदायक था। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि पिछले 20 वर्षों में दिल्ली मेट्रो के विकास का स्तर टोक्यो मेट्रो से भी आगे निकल गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में फिर से मुफ्त राशन योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों को सोचते हैं और चाहते हैं कि किसी को कोई समस्या न हो। प्रधानमंत्री जिस तरह हमेशा सोचते हैं, खास करके जो हमारा देशवासी के लिए, सचमुच कभी कभी मैं आश्चर्य होता हूँ कि किस तरह वो सोचते हैं और किसी को कोई समस्या ना हो। तो उस हिसाब से 2020 से जिस तरह वो रेशन, फ्री रेशन दे रहे थे कोविड को मुकाबला करने के लिए, फिर से उन्होंने घोषणा की और हिस्ट्री बनाया कि अगले 2023 दिसंबर तक फ्री रेशन, फिर जिन लोगों को कोई समस्या होगा नहीं होना चाहिए, उस तरह उन्होंने सोचा और इस तरह फ्री देने का एक घोषणा की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक के उडुपी में एमजी स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। But in the past few years, the government of India and various state governments have actually started working on this. Friends, sports today is no longer viewed the same way as seen in the last decade or so. In today's time, with the kind of development Indian medical science has made with biomedical research and development, high quality clinical care and public health studies and interventions, the whole approach towards training in sports has changed drastically. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में आयोजित अटल मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए। रामनाथ कोविंद ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी के विपक्षी भी उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। अटल जी की नैतिकता और पारदर्शिता के कारण उनके राजनीतिक विरोधी और यहाँ तक कि शत्रुता के माहौल में विदेशी नेता भी उनके प्रति सदैव आदर भाव रखते थे। उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता था। अटल जी की हृदय की विशालता, सबको सम्मान देने की उनकी भावना, सुशासन और संगठन के सामंजस्य से युक्त उनकी कार्यशैली के अनेक उदाहरण मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। उनका सुशासन केवल सरकारी कामकाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी के संगठन में भी सुशासन की पद्धति को अपनाते थे। बहुत बड़ी बात है। यद्यपि आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में लगातार शीतलहर से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और बिहार में कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। शनिवार को उत्तर रेलवे की 48 ट्रेनों को कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। उधर कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान जमाव बिंदु से लगातार नीचे दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे में ऊंची चोटियों पर हिमपात का अनुमान लगाया गया है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।
REC unleashes the potential of energy